हाय एवरीवन, वेलकम टू एसएस इनसाइट। तो आज 26 जनवरी है, हमारे देश का रिपब्लिक डे। सुबह मैं ऑफिस गई थी, वहाँ पे रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन हुआ। फॉर द फर्स्ट टाइम आई एक्सपीरियंस एंड मुझे बहुत अच्छा लगा ऑफिस में। ये पहली बार रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन देख के। एनीवे, आज का वीडियो का टॉपिक पे आते हैं कि कैसे एक रिलेशनशिप आपके सिलेक्शन को अफेक्ट कर सकते हैं। हाउ रिलेशनशिप कैन अफेक्ट योर सिलेक्शन। तो वीडियो शुरू करने से पहले कुछ बात मुझे आपको बताना है। पहली बात तो ये है कि ये एजुकेशनल वीडियो नहीं है, बट एजुकेशन से बहुत ही इंटीमेटली कनेक्टेड है, इसलिए मैं ये टॉपिक के ऊपर आपसे बात कर रही हूँ आज। सेकंड ये है, ये बहुत ही एक इमोशनल एंड सेंसिटिव टॉपिक है। सभी का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है इसके ऊपर, एंड ये जो टॉपिक है ये हमारे हार्ट से एंड माइंड से जुड़ा हुआ होता है। तो इसलिए इस टॉपिक के ऊपर कुछ भी बात करना रिस्की है, क्योंकि वो आपको बुरा लग सकता है, आप हर्ट हो सकते हो उससे। बट ये जानने के बाद भी आज मैं आपके साथ ये टॉपिक के ऊपर बात करना चाहूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग मुझे एज अ गाइड और एज अ सिस्टर मानते होंगे, एंड उस हिसाब से ही मैं आपको कुछ सजेशंस देना चाहूंगी जो बहुत ही वाइटल रोल प्ले करेगा आपके सिलेक्शन के लिए। रिलेशनशिप ऐसा एक टॉपिक है जो आपका मेंटल सिचुएशन को कंट्रोल करता है, तो इस वजह से ये डायरेक्टली हमारे पढ़ाई के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो इस वीडियो में मैं जो भी बोलने वाली हूँ उससे अगर किसी को भी बुरा लगता है, आप में से कोई भी उससे ऑफेंडेड होते हो, तो आई एम रियली सॉरी। तो अब आते हैं हमारे टॉपिक पे। तो हम जिस एज में गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करते हैं, उस एज में रिलेशनशिप एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अब तो हम स्कूल में नहीं है कि ये सब के लिए हमारे पास टाइम नहीं है और ये सब हमें इस उम्र में करना नहीं चाहिए। यही उम्र होता है जिस उम्र में लोग रिलेशनशिप में आते हैं, और हो सकता है कि इससे आगे भी आए, हो सकता है कि इससे बाद में भी आए, बट ये जो उम्र है इसमें ये सब हमारे जिंदगी में एक जगह लेते हैं। अब ये रिलेशनशिप को लेकर क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है एंड कैसे वो आप अवॉइड कर सकते हो, उसी के ऊपर मैं जेंडर वाइज एक्सप्लेन करूंगी। मेल फीमेल सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताऊंगी, एंड एक ट्रांसजेंडर की पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं बताना चाहती थी, बट वीडियो को शॉर्ट रखना है, टाइम कम है, इसलिए मेनली मैं मेल एंड फीमेल के पॉइंट ऑफ व्यू ही मैं एक्सप्लेन करूंगी। अगर कोई भी ट्रांसजेंडर ये वीडियो देख रहे हैं तो आई थिंक उनको ये सबसे समझ आ जाएगा कि उनको क्या करना है। तो देखिए, एसएससी के कोई भी एग्जाम हम क्रैक करने के लिए क्या करते हैं, पहले हम सिलेबस देखते हैं, सिलेबस वाइज हमारा पढ़ाई कंप्लीट होता है, उसके बाद हम लोग मॉक टेस्ट देते हैं, एंड फाइनली जाके हम एग्जाम में बैठते हैं, एंड आफ्टर दैट यू विल गेट सिलेक्शन। तो ये एक लॉन्ग प्रोसीड्योर है। इसके लिए आपको क्या चाहिए, एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम आपको देना है, एक एक सब्जेक्ट को पकड़ के आपको अच्छे से समझना है, प्रैक्टिस करना है, फ्रिक्वेंटली रिवाइज करना है, तभी जाके आपका जो प्रिपरेशन है वो स्ट्रांग होगा, एंड तभी जाके आप एग्जाम क्रैक कर पाओगे। सेम गोज फॉर अ रिलेशनशिप ऑल्सो। कोई भी रिलेशनशिप में ऐसे ही अपने पार्टनर के साथ अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको टाइम देना पड़ता है, एडजस्टमेंट के लिए समय देना पड़ता है, एंड टेस्ट भी आपको देना पड़ता है। वो कैसे देना पड़ता है वो अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आप समझ जाओगे, मैं और फर्दर एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। तो अब टाइम 24 आवर्स है, दैट इज टाइम कंस्टेंट है, इसको आप इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते। हमें क्या करना पड़ता है, ये टाइम के अंदर ही हमारे जो काम है वो एडजस्ट करके बैलेंस करके चलना पड़ता है। प्रिपरेशन के टाइम ऐसी कोई भी चीज अपने लाइफ में नहीं लाना है जिससे आपका कंसंट्रेशन डिवाइड हो जाए, जिससे आपका कंसंट्रेशन में डिस्ट्रैक्शन आए। क्या है कि अगर आप पहले से ही कोई रिलेशनशिप में है, जैसे कि आप स्कूल से या कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से पहले से ही प्रिपरेशन शुरू होने के पहले से ही अगर आप रिलेशनशिप में है, तो आपके पार्टनर से जो आपका बॉन्डिंग क्रिएट होना था, जो अंडरस्टैंडिंग था, वो ऑलरेडी हो चुका है, वो अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, दोनों के बीच में सब कुछ एडजस्टेड है, सब कुछ बैलेंस्ड वे में चल रहा है। अब क्या है कि यही जो बैलेंस है इसको आप बिगड़ नहीं सकते, मतलब किसी भी तरीके से अगर आपका ये रिलेशनशिप का बैलेंस बिगड़ गया तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कहाँ पे आएगा, आपका कंसंट्रेशन के ऊपर आएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम वहां पे क्रिएट हो रहा है तो आपका कंसंट्रेशन उधर चला जाएगा कि ये प्रॉब्लम हो रहा है, इसको ठीक करना है, इसको कैसे ठीक करे, दिमाग के अंदर एक प्रेशर क्रिएट होगा। ये कंसंट्रेशन जो डिवाइड होगा ये डायरेक्टली आपका प्रिपरेशन के ऊपर इफेक्ट आएगा, क्योंकि जो कंसंट्रेशन आपको पढ़ाई में देना था वो अब डिवाइड होके किसी और तरफ जा रहा है। तो इसलिए अगर आप पहले से रिलेशनशिप में हो तो उसमें आपको बैलेंस बनाया रखना है। अगर एक का दिमाग गर्म हो रहा है तो दूसरे को वो समझना होगा, वो अंडरस्टैंड करना होगा कि ये सभी जो प्रॉब्लम्स है ये टेम्पोररी है। एवरीथिंग
which is happening now is temporary, बट योर जॉब, योर सिलेक्शन इज परमानेंट। तो इसलिए किसी भी कारण से आपका पढ़ाई में डिस्ट्रक्शन नहीं आना चाहिए। अगर आपका ऑनगोइंग रिलेशनशिप में कोई भी ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको दोनों मिलके सुलझा लेना है जल्द से जल्द। उसके लिए किसी को भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। हो सकता है कि आपको मेरा ये बात मैकेनिकल लगे, आपको ऐसा लगे कि ऐसा कैसे होता है। ऐसा थोड़ी होता है कि हम चाहे कि स्विच की तरह एक बार ऑन कर दे तो गुस्सा हो जाएगा, एक बार ऑफ करते तो गुस्सा चला जाएगा। ऐसा तो नहीं होता है, ऐसा सच में ही नहीं होता है। जब मन चाहे एग्जाम आ रहा है तो आप नहीं झगड़ सकते, ऐसा तो नहीं होता है। जब झगड़ा होना है तब झगड़ा होना ही है, बट उसके लिए समझदारी दिखा के जितना जल्दी हो सके उसको एंड करना है। यही मेरा सजेशन है। अब दूसरा टाइप ये आता है, कोई भी रिलेशनशिप में आप नहीं हो तो फिर ये हमारा ऐसा एक उम्र है जिसमें हमें ऐसा लगने लगता है कि अरे यार मेरा दोस्त तो इतने सालों से रिलेशनशिप में है, अरे मेरा दोस्त ये सब एंगेज हो गया, मेरा ही कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा कुछ फ्रस्ट्रेशन आ जाता है बीच बीच में। ऐसा किसी को अच्छा लगने लगता है कि क्या है, अब तो आप स्कूल में भी नहीं हो, कॉलेज में भी नहीं हो, यूनिवर्सिटी में भी नहीं हो, मोस्टली क्या करते हैं घर पे बैठ के अपना तैयारी करते हैं। तो इस टाइम में ऐसा हो ही सकता है कि आपको नई तरीके से किसी को अच्छा लगना शुरू हो जाए। तो इस बारे में आपको यही मैं सजेस्ट करूंगी कि ये सब से आप दूर रहे, रिफ्रेन योरसेल्फ। क्योंकि ये जो आपको नया जो किसी को अच्छा लगने लग रहा है या नया जो ऐसे फ्रस्ट्रेशन आ रहा है कि सभी का हो गया मेरा नहीं हो रहा है, इससे क्या होता है, बहुत सिंपल सी बात है, इससे आपका कंसंट्रेशन डिवाइड होगा ही होगा। आपके मन में हमेशा ऐसा हलचल मचा रहेगा कि अरे मुझे वो अच्छा लगने लग रहा है, कि उसके ऊपर आपका ज्यादा कंसंट्रेशन जाएगा। अब ज्यादा कंसंट्रेशन जाएगा तो वो तो हो गया आपका पढ़ाई। इस टाइप के चीजों के पीछे आप प्रिपरेशन जब कंटिन्यू हो रहा है आपका, तब आप एकदम ही टाइम नहीं देख सकते, क्योंकि प्रिपरेशन का एक टाइम लिमिटेड होता है। अब तो 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं ऐसा तो नहीं होता है। एक सर्टेन टाइम के अंदर अंदर हम सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं। उस बीच में किसी भी डिस्ट्रक्शन को नहीं आने देना है एट एनी कॉस्ट। अब समझ सकते हो कि ये जो टेम्पररी चीजें हैं, ये टेम्पररी चीजों के लिए आपको एक परमानेंट हार्म हो सकता है। तो इसलिए अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो बहुत अच्छी बात है, अपना अंडरस्टैंडिंग और मजबूत कीजिए एंड पढ़ाई पे पूरा फोकस कीजिए। आपका जो पार्टनर है उनको भी समझना होगा कि अभी आपका ये करियर का सवाल है, आपको फुल कंसंट्रेशन सिर्फ आपके पढ़ाई पे देना है। एंड अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हो तो कोई भी नई रिलेशनशिप पे आने का कोशिश मत करना, क्योंकि उससे आपका कंसंट्रेशन डिवाइड होगा। नई तरीके से अगर कोई भी ऐसे रिलेशनशिप में आप जाते हो तो जैसे एसएससी का प्रिपरेशन आप नए तरीके से शुरू करे थे, वैसे ये भी आपको नए तरीके से शुरू करना पड़ेगा। इससे आपको एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम उधर चला जाएगा। ठीक है, तो अब आते हैं जेंडर वाइज पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में, मेल एंड फीमेल का। तो मेल कैंडिडेट्स के लिए अगर मैं बोलूं पहले कि मेल का क्या होता है कि बहुत जल्दी जल्दी उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाता है। मैं ये मोस्टली मेल कैंडिडेट्स के ऊपर बात कर रही हूँ। जनरली हमारे सोसाइटी में जो होता है उसके बेसिस में मैं ये बोल रही हूँ। उनके ऊपर बहुत जल्दी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाता है, प्रेशर आ जाता है। सभी को ऐसे लगता है, फैमिली से ऐसे बात सुनने को मिलता है कि देखो उसका लड़का एस्टेब्लिश्ड हो गया, शादी कर लिया, तुमने अभी तक जॉब ही नहीं निकाला तो शादी कैसे करोगे। और ऐसे कि अच्छा लड़की नहीं मिलेगा अगर तुमने अच्छा जॉब अब तुमको नहीं मिला, गवर्नमेंट जॉब अगर तुमको नहीं मिला तो तुमको अच्छा लड़की नहीं मिलेगा। और ऐसा भी होता है कि आप रिलेशनशिप में हो तो आपके जो पार्टनर है उनके घर से आपके ऊपर दबाव है कि 1 साल के अंदर अंदर आपको जॉब लगना है, नहीं तो उनका शादी किसी और घर पे हो जाएगा। तो ये किसी भी प्रेशर आपका एग्जाम डेट नहीं चेंज कर सकता, आपका रिजल्ट डेट नहीं चेंज कर सकता, आपका फाइनल सिलेक्शन डेट नहीं चेंज कर सकता। एसएससी कितना टाइम लेता है फाइनल सिलेक्शन डिक्लेयर करने में, ये सभी को पता है, बहुत टाइम लगता है। ऑलरेडी आपके ऊपर प्रेशर है, ह्यूज सिलेबस, इतने टीयर्स ऑफ एग्जाम, इतना मार्क्स आपको कवर करना है, स्पीड बढ़ाना है, मॉक टेस्ट देना है, कितना सारा प्रेशर ऑलरेडी आपके ऊपर है। उसके साथ साथ अगर आप ये भी प्रेशर ले कि मुझे अगर 1 साल या 6 महीने के अंदर अंदर मैं ये जॉब अगर नहीं निकाल पाई तो उसका शादी किसी और घर में हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर किसी को छोड़ के जाना है तो वो ऐसे ही जाएगा, उसके जॉब के साथ लेने देना नहीं है, क्योंकि एसएससी कब रिजल्ट डिक्लेयर करेगा वो तो आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में क्या है, अपना 100% देना। आप इतना अच्छे से अपना तैयारी करो कि आपको ऐसा लगे कि सिर्फ मुझे चांस मिलने की देरी है, मैं एकदम 100% रेडी हूँ, सिर्फ एग्जाम आने दो मैं तो तोड़ के रखूंगी। तो आपका ऐसा मोटिवेशन एक रखना है, क्योंकि इतना लेट होता है एग्जाम में एंड उसके बाद रिजल्ट आने के लिए और एक वेट,
नेक्स्ट एग्जाम होने के लिए और एक वेट, ऐसा वेट के ऊपर वेट, मतलब आपको इतना पेशेंस रखना है एक एग्जाम क्रैक करने के लिए। उस बीच में अगर ऐसा प्रेशर आपके ऊपर से आ जाए, प्रेशर के बीच में आप कभी भी एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते, क्योंकि यू आर ऑलरेडी इन ह्यूज प्रेशर। उनको समझाना पड़ेगा किसी भी तरीके से, आपको उन्हें बातों से समझाना पड़ेगा। आपका जो पार्टनर है, अगर उनके घर में ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो उनको ये हैंडल करना होगा, क्योंकि आप अकेले तो रिलेशनशिप में नहीं हो, वो भी अपने रिलेशनशिप में है। तो अगर उनको भी रिलेशनशिप बचना है तो उनको भी इसमें एफर्ट डालना पड़ेगा, उनको भी कन्विंस करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो सभी चीजें है ना, सभी चीजें जो प्रिपरेशन के टाइम में हमें इतना डिस्टर्ब करते हैं, इतना डिस्ट्रैक्ट करते हैं, ये सभी चीज टेम्पररी होता है। एक बार जॉब लग जाए एवरीथिंग इज सेट। तो इसलिए वो मेन टारगेट को कोई भी डिस्टर्ब ना कर पाए, ऐसे एक एनवायरनमेंट आपको तैयार करना पड़ेगा। फीमेल कैंडिडेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बताऊं कि बहुत ऐसे कमेंट्स आते हैं, बहुत ऐसे ईमेल्स मेरे पास आते हैं कि दीदी घर पे कोई मान ही नहीं रहा है, घर पे सबको ऐसा लगता है कि जॉब करके क्या फायदा है, जॉब क्यों करना है, शादी कर लो। जैसे मेल कैंडिडेट्स के ऊपर एक ऐसा प्रेशर रहता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है उनके ऊपर, घर को संभालना है, शादी करना है, अच्छा घर में शादी नहीं होगा अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं मिला, ऐसा एक सिनेरियो है। ऐसा फीमेल कैंडिडेट के ऊपर क्या सिनेरियो है कि उनको शादी कराया जाएगा अगर उनको जॉब नहीं मिला, तो उसे ऐसे टाइम दिया जाता है कि 1 साल के अंदर अंदर अगर तुमने जॉब नहीं लगा तो कोई भी बात तुम्हारे नहीं सुना जाएगा, तुम शादी कर लोगे, बस ये फाइनल डेडलाइन दे दिया है फैमिली से। अब 1 साल के अंदर अंदर क्या मैं चाहूंगी और एसएससी रिजल्ट निकल देगा, ऐसा होगा क्या? तो इसलिए मैं क्या कर सकती हूँ, मैं एकदम खुद को ऐसे तैयार कर सकती हूँ कि जो भी हो जाए, जो भी एग्जाम मेरे सामने आए, बस मैं उसको क्रैक करके ही रहूंगी। घर वालों को ये समझाना डिफिकल्ट है कि एसएससी इतना टीयर्स का एग्जाम होता है, इतना बड़ा एग्जाम होता है, इतने सारे कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं, इतना लेट होता है, ये सब घर वाले नहीं समझेंगे, उनको समझना भी नहीं है, उनको तो जॉब से मतलब है, वो इतना डिटेल में कैसे समझेंगे। तो इसलिए जैसे तैसे करके उनको कन्विंस कराना है, उनको समझाना है कि एक बार जॉब लगने दो, उसके बाद तो रिश्ते का लाइन लग जाएगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट्स। रिलेशनशिप के लिए ऐसे बहुत सारे प्रेशियस टाइम वेस्ट हो जाता है जो हम काउंट भी नहीं करते। ऐसा भी होता है कि जो रिलेशनशिप के लिए आप पढ़ाई छोड़ के उसके ऊपर टाइम दिया, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको मेंट करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए आपको पढ़ाई छोड़ के उसके ऊपर टाइम देना पड़ा। अल्टीमेटली क्या होता है कि आपको इस वजह से जॉब भी नहीं मिलता है एंड एट द एंड ऑफ द डे वो रिलेशनशिप भी नहीं रहता है। तो ये जो सिनेरियो क्रिएट होता है, ये बहुत ही पैथेटिक सिनेरियो क्रिएट होता है, क्योंकि जिस वजह से आप पढ़ाई छोड़ के उसमें कंसंट्रेट किया, वो पढ़ाई ना होने के वजह से आपको जॉब भी नहीं मिला एंड जिसके लिए इतना सब किया वो भी छोड़ के चला गया। तो इसलिए आप समझदार हो। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि आपको क्या स्टेप्स लेना चाहिए, आपको कैसे क्या मेंटेन करके चलना चाहिए। जो भी एस्पिरेंट्स ये देख रहे हैं वो कोई ना कोई फेज में होगा ही। आपको अपना 100% कंसंट्रेशन सिर्फ आपके पढ़ाई में देना है, क्योंकि ये एक शॉर्ट टाइम के लिए मैं बोल रही हूँ। आपको एक बार सिलेबस अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाए, प्रिपरेशन अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाए, उसके बाद तो सिर्फ प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट बचा रहेगा। खुद को ऐसे तैयार करो कि जो भी एग्जाम सामने आ जाए मैं तो ये क्रैक करके ही रहूंगी, मुझे कोई नहीं रोक सकता। ऐसे एक जज्बा लेके आप अपना पढ़ाई कंटिन्यू करिए। दैट्स ऑल। थैंक यू।